Question number 1. 100 cloplanar forces each equal to 10 Newton act on a body. Each force makes angle of pi by 50 with the preceding one. What is the resultant force? Question number 1. टोटल 100 फोर्सेज लग रहे हैं और हर फोर्स अपने से पहले वाले से पाई बाई 100 का एंगल बना रहा है. अगर हम लें तो पाई बाई 50 का एंगल, ये प्रीसीडिंग के साथ पाई बाई 50 के एंगल, सभी प्रीवियस वन से पाई बाई 50 का एंगल बना रहे हैं. अगर टोटल 100 फोर्सेज हैं तो 100 इंटू पाई बाई 50 दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई. यानी इस तरह से अगर हम करते जाएं तो 2 पाई का मतलब है सेंटर पर ये टोटल 2 पाई के एंगल बनेगा. और अगर ये फर्स्ट फोर्स है तो लास्ट 100th फोर्स जिस पॉइंट से हम शुरू किए थे यहीं पे आके मिल जाएगा. यानी सारे के सारे फोर्सेज सेंटर पर पाई बाई 50 बना रहे होंगे और सभी मिल के 2 पाई के एंगल बनाएंगे. और पहले फोर्स का जहाँ पे टेल है वहीं पे लास्ट फोर्स का टिप होगा. यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सब सेम होंगे. तो रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट इस सिस्टम का होगा 0. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ अ वेक्टर 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to vector this, then the value of alpha is. दो वेक्टर्स दिए हैं और दोनों के लिए दिया है परपेंडिकुलर हों. अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका स्केलर प्रोडक्ट 3j प्लस 8k, इनका स्केलर प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट लें तो -4i प्लस 4j माइनस अल्फा k, दिस विल बी इक्वल टू 0. म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा. इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू -4 मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये होगा -8, 3 इंटू 4 प्लस 12, 8 इंटू माइनस अल्फ़ा माइनस 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0. यहाँ से अगर हम लिखें तो हमें आएगा 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू, इस साइड ले आए और इधर बचेगा -8 अल्फ़ा, इधर ले गए प्लस हो गया. इस तरफ हमारे पास कितना आएगा? अच्छा नहीं, ये प्लस अल्फ़ा है तो ये होगा प्लस अल्फ़ा. 8 अल्फ़ा इसको उस साइड अगर ले जाएं तो हमें मिलेगा -4 और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा -1/2. क्वेश्चन नंबर 3. Water drops fall at regular intervals from a tap which is 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop reaches the ground. तीसरा, ये वाटर टैप है, यहाँ से थर्ड ड्रॉप निकल रहा है. सेकेंड ड्रॉप यहाँ होगा और फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुँच गया है, ग्राउंड पर. तो अगर हम लें इक्वल इंटरवल है और इसका टोटल हाइट है 5 मीटर. थर्ड ड्रॉप जब टैप से निकल रहा है तो फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच गया है, सेकेंड ड्रॉप यहाँ कहीं होगा. इक्वल इंटरवल है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसके लिए अगर पहले इंटरवल में ये x चलता है तो दूसरे इंटरवल में 3x चलेगा. और ऐसा अगर कर रहे हैं तो टोटल हमारा हो जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 5 मीटर. यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1.25 मीटर. इसका मतलब है सेकेंड ड्रॉप का ग्राउंड से हाइट अगर ले रहे हों तो 3x, 3 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 3.75 मीटर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. When a ball is thrown vertically with velocity v0, it reaches a maximum height h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity.
अब अगर हम ले रहे हैं किसी बाल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से अगर हम फेंकें और ये मैक्सिमम हाइट h तक अगर पहुंचता है तो हम लिखते हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2g। इसका मतलब है कि जो हाइट अटेंड है u के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर हम कहें कि पहले यहाँ से लिखें कि u के टर्म्स में अगर लिखें तो जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू रूट h होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू रूट h होना चाहिए। अगर हम हाइट को ट्रिपल करेंगे तो वेलोसिटी शुड बी रूट 3 टाइम्स। तो u डैश अगर हम लिख रहे हैं तो ये प्रोपोर्शनल टू रूट 3h होगा और यहाँ से u डैश अगर निकालें तो यह आएगा रूट 3u। अब है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर v0 है तो यहाँ से हो जाएगा सेकेंड केस के लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रूट 3v0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A projectile thrown at an angle 30 degree with horizontal has a range r if angle of projection at same initial velocity at 30 degree. Question number 5. इनिशियल एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए रेंज r है और हमें थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए निकालना है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये दोनों का सम अगर हम लें 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1। 90 माइनस थीटा 1 है तो थीटा और 90 माइनस थीटा 1 दोनों के लिए रेंज सेम होता है, तो इसका रेंज होगा r। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two bodies are thrown up with at angles 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. If both bodies attain same vertical height, then the ratio of velocities with which they were thrown is question number 6. हम लिखते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दो बॉडीज हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान ले रहे हैं पहले का स्पीड है u1, दूसरे का स्पीड है u2, स्पीड है u2। तो पहले के लिए और थीटा 1 पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g इट विल बी इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g। अगर हम लिखें तो ये बराबर आएगा u1 डिवाइडेड बाई u2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1। साइड चेंज कर दिए। साइन थीटा 2 ये वैल्यू दिया हुआ है एंगल, अब प्रोजेक्शन दिया है 60 डिग्री तो ये होगा रूट 3/2 और साइन थीटा 1 45 डिग्री दिया हुआ है तो ये होगा 1/√2। अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा रूट 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7. A force of 19.6 Newton when applied parallel to the surface just moves a body of mass 10 kg kept on a horizontal surface. If a 5 kg mass is kept on the first mass,
force applied parallel to the surface to just move the combined body is। एक बॉडी है मास m1 जो कि हमें पता है 10 kg है, इसको मूव करने के लिए फोर्स F1 इज इक्वल टू 19.6 न्यूटन हमें चाहिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर N इज इक्वल टू m1 इंटू जी लग रहा होगा। लेट अस से N1। अगर इसे राइट साइड मूव कर रहे हैं तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 लगेगा और F1 की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ये होगा म्यू इंटू m1 इंटू जी, और ये वैल्यू दिया हुआ है F1 दैट इज 19.6 न्यूटन। इसी तरह से अगर इस बॉडी के ऊपर एक और बॉडी रख दें जिसका मास m लेट अस से m2 है और पहले का m1 है, तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ये होगा m1 प्लस m2 इंटू जी, और इसके ऊपर अगर मूव करने के लिए फोर्स F2 चाहिए तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ मैक्सिमम लग रहा होगा F2। मूव करते समय F2 मैक्स की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये होगा म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये F2 के बराबर है। यहाँ से अगर हम सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हमें आएगा F2 बाई F1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1। ये होगा 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 15 बाई 10, दिस इज 3 बाई 2। अब अगर F1 की भी वैल्यू रख दें तो यहाँ से F2 की वैल्यू जो सॉल्व होके आएगी ये होगा 3 बाई 2 इंटू 19.6, ये वैल्यू आएगा 29.4 न्यूटन, 29.4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर इसका मास m दिया हुआ है। मास m दिया है तो एक नीचे की तरफ फोर्स mg लग रहा होगा, प्लस इसके ऊपर एक अप्लाइड फोर्स है P जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। एक नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है, हो सकता है लग रहा हो, ये हम अभी नहीं कर सकते कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन n है और इस अप्लाइड फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक P cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा P sin थीटा, P cos थीटा और P sin थीटा। इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो वैल्यू अगर हम रख दें तो ये वैल्यू आएगा √3p/2, और इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो ये वैल्यू आएगी p/2। इसे हमने रिजॉल्व कर दिया है। जब राइट साइड ये मूव कर रहा होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, जहाँ पे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है, तो F की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू इंटू n। अब बात आती है n कितना होगा। n की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम देखें तो n प्लस p/2, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, तो यहाँ से n की वैल्यू होगा mg माइनस p/2। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम चेक करें तो ये होगा म्यू इंटू n, दैट विल बी म्यू m2 mg माइनस p/2। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ए साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड यानी पीरियड दिया हुआ है, यानी
इसके लिए फ्रिक्वेंसी 1 पर सेकेंड का है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन द साइकिल व्हील इज, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेलरेशन हम लिखते हैं इसके लिए डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन, एन जहाँ पे है फ्रिक्वेंसी इंटू आर। स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर का हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर। वैल्यू रख देते हैं 4 पाई स्क्वायर इंटू एन 1 का स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू दी हुई है रेडियस 0.4 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.6 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली हम 10 ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 16। आंसर में ऑप्शन हमारे पास पाई स्क्वायर के टर्म है तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए वेटलेस थ्रेड कैन बियर टेंशन अप टू 3.7 kg. A stone of mass 500 gram is tied to it and revolved in circular path of radius 4 meter in vertical plane. G is this, then maximum angular velocity of the stone. That's question number 10. इस स्टोन को हमने बांधा हुआ है और बांध के इसको रोटेट कर रहे हैं सर्किल में। कहीं सेंटर यहाँ पे है और एक सर्किल ये कंप्लीट कर रहा है। तो जब लोएस्ट पॉइंट पे होगा उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और टेंशन अगर हम देखें तो टेंशन ऊपर की तरफ। नेट फोर्स अगर लें तो नेट फोर्स F नेट विल बी इक्वल टू T माइनस mg एंड दिस विल बी इक्वल टू, सर्किल में इसको घुमा रहे हैं तो इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम निकालना है तो यही हो जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। टेंशन के लिए क्वेश्चन में दिया है 3.7 kg, 3.7 kg वेट है तो टेंशन की वैल्यू रख दें 3.7 इंटू 10 माइनस 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। रेडियस इसका दिया हुआ है 4 मीटर, 4 मीटर। तो वैल्यू अगर रख रहे हों तो यह आएगा 3.7 इंटू 10 दैट इज 37 माइनस 5 32 बचेगा और इधर बचेगा 2, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 16, और अगर रूट लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 4 रेडियन पर सेकेंड। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए पार्टिकल इज टाइड टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। What is the angular velocity of string when tension in string at the top is 0? अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर यहाँ टेंशन T इज इक्वल टू 0 है तब इसके लिए हम लिखते हैं कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg और यही m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा। m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर लिखें तो यह आएगा रूट g डिवाइडेड बाई आर। सिंस टेंशन इज 0 तो केवल mg नीचे की तरफ लग रहा है। g की वैल्यू अगर रख दें हम 20 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 9.8 डिवाइडेड बाई 0.2, डिवाइड करेंगे तो 49 और यह आएगा 7 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
Question number 12. The pointer reading versus load graph for spring balance is as shown in figure. Spring constant is this is 1 2 3 4 1 2 3 4 and extension is given as 30 centimeter और लोड इज इन केजी, तो हम फोर्स कांस्टेंट के डिफाइन करते हैं चेंज इन द फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। चेंज इन फोर्स 1 kg है, 4 kg है, तो ये होगा 4 माइनस 1 kg वेट के बराबर चेंज होगा एंड दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ऊपर अगर हम डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर हमारा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30 ये आएगा 0.1 kg पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Consider elastic collision of particle of mass m moving with a velocity u with another of the same mass at rest. After the collision, the projectile and the stuck particle move in direction making angle theta 1 and theta 2 respectively with the initial direction of motion. The sum of the angles theta 1 plus theta 2 is। जब भी दो पार्टिकल्स का जो कि इनिशियली ये रेस्ट पे था और एक दूसरा चल के आए और इसके साथ अगर कोलिजन होता है कुछ इस तरह से, ये इस तरफ जाए और ये इस तरफ अगर जा रहा है, इसके लिए एंगल थीटा 1 है, इसके लिए एंगल थीटा 2 है। अगर मासेज बराबर हैं m1 इज इक्वल टू m2, मासेज अगर बराबर हैं तो एज अ रिज़ल्ट हम पाते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 है ए बैग ऑफ सैंड ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग। A bullet of mass m is fired at it with velocity v and gets embedded into it. The loss of kinetic energy in the process is। एक बैग है इसमें और इसका मास कैपिटल M है, एक m मास का v वेलोसिटी से चलता हुआ बुलेट आता है और इसमें धंस जाता है, इसका मास है कैपिटल M। इसके बाद इस पूरे के पूरे सिस्टम का वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं कि v डैश हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, m इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ब्लॉक प्लस द बुलेट इंटू v डैश। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू आएगी v डैश इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी। इनिशियल वेलोसिटी में केवल बुलेट चल रहा था, वेलोसिटी v थी, और फाइनल में बुलेट प्लस ब्लॉक दोनों मूव कर रहे हैं। ऐसे में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें तो डेल्टा के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस 1/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v डैश। v डैश की वैल्यू है स्मॉल m बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करके अगर हम सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा 1/2 कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u मेक्स एन इलास्टिक
makes an elastic one-dimensional collision with a stationary particle of mass m, establishing a contact with it for extremely small time t. पार्टिकल का जो कंटैक्ट है कुछ इस तरह से है, टोटल t टाइम तक कंटैक्ट में है, पहले इस t/4 टाइम तक फोर्स बढ़ता है, t/2 तक फोर्स कांस्टेंट रहता है, तो t/4 प्लस 3t/2 ये हो जाएगा 3t/4 और टाइम t पर ये 0 हो जाता है। हम मान ले रहे हैं कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू F0 है, तो हम बोलते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अब इसमें है कि डिक्रीजेज लीनियरली फोर्स 0 इन फर्दर, तो फोर्स के लिए हो गया। एरिया अगर निकालें तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम t प्लस t/2 इंटू हाइट F0 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये mu का मैग्नीट्यूड। अगर इसमें हम वैल्यू रख दें तो यहाँ पे आएगा कितना, t प्लस t/2 दैट इज 3/2 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3t/4 इंटू F0 और सॉल्व करेंगे तो F0 की वैल्यू आएगी 4mu डिवाइडेड बाई 3t। Next question, a particle P moving with speed v undergoes a head-on elastic collision with another particle Q of identical mass but at rest. Question number 16, एक मास इसका m है और दूसरा हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, यानी सीधे सीधे सेंटर टू सेंटर कोलिजन है, सेंटर टू सेंटर कोलिजन है। इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है या v है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू 0, तो कोलिजन के बाद अगर लिखें तो इसका पहले का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगा 0, ये पहले के लिए है, और दूसरे का फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू u। एक्चुअली इक्वल मास के दो पार्टिकल्स के बीच अगर परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है तो पहले की वेलोसिटी दूसरे को मिल जाती है और दूसरे की वेलोसिटी पहले को। तो पहला u वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी u वेलोसिटी दूसरे को मिल जाएगा और पहला रेस्ट पे होगा, तो फर्स्ट विल कम टू रेस्ट एंड सेकेंड विल मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें से इक्वल मास वाले जिनका मास m है और इसका भी m है, ये दोनों 12 मीटर पर सेकेंड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, और तीसरा पीस जिसका मास 3m है उसकी वेलोसिटी निकालना है। तो अगर इसके लिए मोमेंटम लें तो ये हो जाएगा 12 इंटू m, इसका मोमेंटम होगा 12 इंटू m, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो पहले दो पीसेज का जो मोमेंटम होगा 12√2 इंटू m होगा इनका मोमेंटम। तीसरा पीस इनके अपोजिट जा रहा होगा और दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। अगर इसकी वेलोसिटी हम कहें v डैश है, मैग्नीट्यूड मैंने बोला, मोमेंटम बराबर नहीं होगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, स्पीड अगर v डैश है तो दिस विल बी इक्वल टू 12√2m।
डिवाइड कर दे तो यहाँ पे 4 आएगा और v डैश विल बी इक्वल टू 4√2 मीटर पर सेकेंड। m से m कैंसिल हो गया, डिवाइड करने के बाद v डैश की वैल्यू आई। अगला क्वेश्चन है कंसीडर इलास्टिक A thief is running away on a straight road in jeep moving with a speed of 9 meter per second. Policeman chases him on a motorcycle moving at a speed of 10 meter per second. If the instantaneous separation of jeep from the motorcycle is 100 meter, how long does it take? Thief T is moving at speed 9 meter per second. This is question number 18. Police P is chasing at 10 meter per second और इनिशियल डिस्टेंस इनके बीच का है 100 मीटर। अगर हम देखें तो V रिलेटिव इज इक्वल टू 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा 100 मीटर, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में पुलिसमैन थीफ को कैच कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मास स्लाइडिंग ओवर ए रफ सरफेस। वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 1 मिनट। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए चाहिए, तो मेंटेन अगर है तो 1 मिनट में इसका डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल रहे हों तो v इंटू टी, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 मिनट 60 सेकेंड इज इक्वल टू ये होगा 120 मीटर। 120 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा और 5 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो वर्क परफॉर्म W इक्वल टू F इंटू एक्स, सेम डायरेक्शन में है तो 5 इंटू 120 मीटर इज इक्वल टू 600 जूल। क्वेश्चन नंबर 20। A smooth sphere is moving on a horizontal surface with velocity vector 2i plus 2j and this is wall parallel to y axis है। ये xy प्लेन है, बाल चलते हुए कुछ ऐसे आता है और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 2i plus 2j और ये है नॉर्मल। सरफेस स्मूथ है तो वाल के पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। by will be equal to uy is equal to 2j मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम vx लिखें तो vx will be equal to माइनस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इंटू ux। ये है माइनस e की वैल्यू है 1/2 इंटू ux 2i। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस आई कैप। हमें vy मालूम है, vx मालूम है, तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम लिखें तो ये आएगा माइनस आई प्लस 2j मीटर पर सेकेंड।
integer type question. Number 21. Projectile thrown horizontally with speed 10 meter per second from a long inclined plane which makes angle theta is equal to 45 degree. Then from horizontal find time of flight. Time of flight. Question number 21. ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है और इससे हॉरिजेंटली एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई g cos थीटा। दिस विल बी इक्वल टू 2, u की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री। दोनों की वैल्यू 1/√2 होगी, कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Stone weighing 1 kg and sliding on ice with velocity this is stopped by friction in 10 seconds. Magnitude of force of friction assuming it to be constant in Newton will be. 1 kg का बॉडी है और 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 22. एक्सेलरेशन हम लिखते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी v. इट स्टॉप्स, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 तो एक्सेलरेशन होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए निकाल लिए तो फोर्स F अगर कैलकुलेट कर रहे हों तो ये होगा m इंटू ए और ये रिटार्डेशन है, माइनस आ रहा है तो ये रिटार्डेशन होगा माइनस दिस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F विल बी इक्वल टू m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, m 1 kg इंटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0.2 इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। क्वेश्चन नंबर 23 मैं सॉल्यूशन बना रहा था तो इसको अलग से एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ हार्मोनी का लेंथ है जिस एंटर करता है वो इनिशियल वेलोसिटी है 1 किलोमीटर पर सेकंड और जिस वेलोसिटी से बाहर आता है ये है 9 किलोमीटर पर सेकंड। 9 किलोमीटर पर सेकंड यानी 9000 मीटर पर सेकंड। ऐसा हमें पता है, इसमें पूछा गया है कि टाइम यूनिट्स फॉर व्हिच द पार्टिकल रिमेन्स इनसाइड द ट्यूब। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन चाहिए हो, हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस as यहाँ से एक्सेलरेशन लिखेंगे तो होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 a की वैल्यू कैलकुलेट करते 9000 का स्क्वायर माइनस 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into 4। इसको सॉल्व करेंगे ये सॉल्व करेंगे 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड और यहाँ से अगर टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो होगा v माइनस 2 बाई a इज इक्वल v 9000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई a 10 to the power 7 आंसर हमारा आएगा 8 into 10 to the power minus 4 सेकंड। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8 सेकंड।
ये आदमी है, मैन ऑफ मास m, और प्लैंक का मास है m/3। जहाँ पे आदमी है इसी पोजीशन को हम ओरिजिन मान ले रहे हैं, तो यहाँ से प्लैंक का सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पे होगा। आदमी चल के दूसरे एंड पे पहुँच जाता है, और यहाँ पे जब आदमी पहुँच जाता है तो हम मान ले रहे हैं कि आदमी का पोजीशन या ओरिजिन के रेफरेंस में पोजीशन x है। प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 पीछे होगा, तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास होगा x माइनस L/2। ये प्लैंक का मास है m/3, आदमी का मास है m। सेंटर ऑफ मास के लिए लिखें तो इनिशियली मैन का सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पर रहेगा। सेम पोजीशन पर आदमी का पहले या पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शुरू में 0 प्लस m/3 प्लैंक का, इसका सेंटर ऑफ मास L/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m/3। ये है सिस्टम का इनिशियल सेंटर ऑफ मास। आदमी जब मूव करके x डिस्टेंस चला गया तब सेंटर ऑफ मास होगा mx प्लस m/3 प्लैंक के लिए, x माइनस L/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m/3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे आएगा ml/6, यहाँ पे mx और m x/3, ये होगा 4mx/3 इज इक्वल टू ml/6 प्लस ml/6, ये होगा m इंटू L/3। m से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी L/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ए क्रिकेट ball of mass 250 gram collides with a bat with velocity 10 meter per second and returns with same speed within 0.01 second. Force acted on the bat. 25th क्वेश्चन, ये बाल जा रहा है और बाल हम कुछ इस तरह से ले रहे हैं, जा रहा नहीं बल्कि ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे बैट है, बैट आके इससे लगता है और इसके बाद ये सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से वापस लौट जाता है, इनिशियल को हम लिख रहे हैं u और फाइनल को लिख रहे हैं v। तो फोर्स अप्लाइड होता है डेल्टा p/डेल्टा t। डेल्टा p फाइनल मोमेंटम m इंटू v माइनस m इंटू u डिवाइडेड बाई डेल्टा t। राइट साइड हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो v हमारा पॉजिटिव होगा और u निगेटिव होगा। यहाँ से अगर लिखें तो F विल बी इक्वल टू मास दैट इज 250 ग्राम 0.25 इंटू मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसी स्पीड से वापस आ रहा है, 10 माइनस u अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। 2 डेसिमल के बाद है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 25, ये हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 500 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 1 kg इफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज 5 मीटर। रिक्वायर्ड वेलोसिटी गन की ही होती है, तो गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये गन है और गन से हमने बुलेट फायर कर दिया तो गन पीछे की तरफ इसका स्पीड हम ले रहे हैं और ये इस तरफ स्मॉल v वेलोसिटी से जा रहा है, ये कैपिटल V वेलोसिटी से।
वी जी लेटस से और वी बी जो कि क्वेश्चन में है। तो मोमेंटम के लिए अगर हम लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन माइनस मास ऑफ बुलेट, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, मोमेंटम हम ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव होगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सम जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिखें तो ये होगा मास ऑफ गन डिवाइडेड बाय मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। मास ऑफ द गन इज 1 kg एंड मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम। 1 डिवाइडेड बाय 0.001, सॉरी 1 10 ग्राम है, 0.01 इनटू वेलोसिटी है 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो ऊपर जाएगा और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आएगा 500 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27 में है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी इज दिस, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी। ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ है कुछ इस तरह का, वन 2 3 4 5, दिस इज x इज इन मीटर, 5 मीटर तक x इन मीटर। फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है और फोर्स इज इन न्यूटन, और मैक्सिमम फोर्स की जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ये है 10 न्यूटन, और ये निगेटिव अगर हम देख रहे हैं तो निगेटिव ये दिया हुआ है -5 न्यूटन, और ये वैल्यू है 5 न्यूटन। हमें वर्क डन x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल टू 1 मीटर से x इज इक्वल टू 5 मीटर तक देना है। तो 1 मीटर से 2 मीटर तक ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स पोजीशन ड्रॉप ग्राफ। तो ये अगर लें तो 1 to 2, ये बेस 1 मीटर हो गया, फोर्स 10 प्लस यहाँ पे 2 to 3 बेस 1 इंटू फोर्स 5 न्यूटन, यहाँ पर माइनस है, निगेटिव है 3 to 4 1 मीटर का बेस इंटू -5 प्लस ट्रायंगल है, एरिया 1/2 4 to 5 1 का बेस और हाइट 10। अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हों तो यहाँ पे आएगा 5 और ये -5 कैंसिल हो जाएगा, 1 into 5 प्लस 1 into 10 टोटल आएगा 15 जूल।
Question number 28. 28. Truck moving in horizontal road towards east. हम इस डायरेक्शन को ले रहे हैं ईस्ट, इसे ले रहे हैं वेस्ट, ये है नॉर्थ और साउथ, उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ट्रक इज़ मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, जिसका मास बहुत अधिक होगा। हम मान ले रहे हैं इसका वेलोसिटी है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। कोलाइड्स इलास्टिकली विद ए लाइट बॉल मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट। बॉल का वेलोसिटी हम ले रहे हैं u2 और इसका वेलोसिटी ले रहे हैं u1। इससे टकराता है और टकराने के बाद हम मान ले रहे हैं कि बॉल v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये ट्रक है, ट्रक और ये बॉल। u1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और u2 इज इक्वल टू -25 मीटर पर सेकेंड। और कोलिजन के बाद हम मान ले रहे हैं ट्रक की वेलोसिटी है v1। हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसको निगेटिव क्यों लिखे हैं? क्योंकि ईस्ट के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो वेस्ट का डायरेक्शन हमारा निगेटिव होगा। E will be equal to -v2 -v1 divided by u2 minus u1 is equal to माइनस, और E की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में इलास्टिकली कोलाइड हो रहा है तो E की वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ से अगर हम लिखें तो v2 माइनस v1 दिस विल बी इक्वल टू माइनस u2 माइनस u1। अब माइनस साइन होगा तो u1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम v2 के लिए लिखें तो v2 विल बी इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है जिसमें ट्रक का मास बहुत अधिक है तो ट्रक की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि कोई इसकी वेलोसिटी पे विशेष असर नहीं पड़ेगा, तो v1 इज़ इक्वल टू u1 हम लिख सकते हैं। तो ये बराबर आएगा 2u1 माइनस u2। ट्रक की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड माइनस u2। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड माइनस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा 2 × 20 इज इक्वल टू 40 और ये आएगा 65 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। टू masses ma and mb moving with velocities va and vb in opposite directions collide elastically. After that, the masses ma and mb move with velocity vb and va। यानी दो बॉडीज है, इसका u1 दूसरे को मिलता है u1 इज इक्वल टू va और इसका मास है ma। दूसरे बॉडी से ये कोलाइड हो रहा है जिसका मास है mb और ये मूव कर रहा है vb से, u2 इज इक्वल टू दिस। कोलिजन के बाद v1 इज इक्वल टू vb और v2 इज इक्वल टू va, यानी वेलोसिटी का एक्सचेंज हो रहा है, पहले की वेलोसिटी दूसरे को और दूसरे की वेलोसिटी पहले को। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर ऐसा हो रहा है तब इनके मासेज बराबर होंगे, ma विल बी इक्वल टू mb, या हम कहेंगे इनके मासेज का रेशियो ma बाई mb विल बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज बाय 36%।
द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स मोमेंटम, 36% अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64% रिमेनिंग होगा। हम लिखते हैं p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम के लिए लिखें तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा। सॉरी, ये डिक्रीज कर रहा है, ये रिमेनिंग होगा। रिमेनिंग अगर है तो फाइनल मोमेंटम अगर हम लिखें तो p डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू रिमेनिंग 64% है, 64% इंटू k, 60 इसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू अंडर रूट 2mk। यानी शुरू में अगर ये इनिशियल मोमेंटम था तो अब ये इनिशियल मोमेंटम 8/10 होगा। 8/10 का मतलब है 0.8 इंटू पी इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब है मोमेंटम घट रहा है बाई 20%।